नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक सिंपल सा पजल करेंगे और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी जो थोड़ा काफी टफ क्वेश्चन मुझे लगा, मुझे कहीं से कमेंट में ही क्वेश्चन मिला है और तो उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और सबसे पहले आपको जो पजल है वो आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी, आप उसे सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद चेक करिए अप्रोच। ठीक है, अप्रोच चेक करने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप कट करके या स्किप करके देखोगे तो काफी सारी चीजें आप मिस कर सकते हो। अप्रोच ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो आप वैसे ही सॉल्व कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन को कहां से पिकअप करना और किस तरीके से उसे सॉल्व करना है वही आप यहाँ पर मेरे साथ देखोगे। एक पर्सन ABCDEFGH were born in 8 different years, 1964, 69, 73, 80, 93, 97, 4 and 2007। ठीक है, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या ईयर्स कौन कौन से दिए हैं? 64, 69 और उसके बाद 73 एंड 80, उसके बाद है आपका 93, 97, 2004 एंड 2007। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये मैंने आपको बोला है, ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे एज है, ठीक है, जिसको हम ओल्डेस्ट कहेंगे। ओके, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आपको एक बेस ईयर दे दिया जाएगा। जैसे हम मान लो कि क्वेश्चन में दिया है 2024, वैसे 2025 अभी चल रहा है, लेकिन हमने 2024 इसलिए माना है कि 2024 आपका कंप्लीट हो चुका है, इसलिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में एज आप कैसे निकालोगे? हालांकि इस क्वेश्चन में आपको एज के बारे में कोई क्वेश्चन भी नहीं दिया और कुछ भी आपको डेटा नहीं दिया है, ना ही कैलकुलेशन ईयर आपको दिया है, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं। एज वाले क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 100% मान के रखिएगा, आपको कैलकुलेशन ईयर भी दिया जाएगा और एज भी आपको पूछा जाएगा। किसी न किसी की एज पूछ ली जाएगी, इनमें से इसकी कितनी एज है या फिर ये कितने साल बड़ा है। ठीक है, तो एज कैसे कैलकुलेट करनी है? देखो, 2024 की बात कर रहे हैं हम, 2024 से हमें कैलकुलेट करना है। 1964 में इसका बर्थ हुआ है, ये पर्सन का बर्थ हुआ है, तो 1964 से अगर 2024 के बीच में आप कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 36 साल। ठीक है, 2000 तक कितना हो गया? 36 साल और 24 उसमें और ऐड कर दो तो 36 और 24 मतलब कितना हो जाएगा? 60 साल का ये पर्सन हो जाएगा। उसी तरीके से 69 से देखो तो 2024 से 69 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 31 इयर्स और ये 24 ईयर, 31 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका? 55। उसी तरीके से अगर आप 73 की बात कर रहे हो तो ये 27 और 24, 27 और 24 मतलब कितना हो जाएगा? 51। उसी तरीके से ये देखो तो कितना हो जाएगा? 44। उसी तरीके से ये देखो तो कितना हो जाएगा? 31 और इसी तरीके से ये देखो तो कितना हो जाएगा? 27, फिर ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 70। अब वैसे आपको इंडिविजुअली निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग सकता है, यहां तो क्वेश्चन के लिए हमें जो हमने बेस ईयर लिया है, हमने जानबूझ के थोड़ा सिंपल करने के लिए लिया है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हो तो आपके लिए ये कैलकुलेट करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना। कैसे करना है? पहला जो पर्सन है उसकी एज आप ढंग से निकाल लो। देखो 2024, अब हमें पता है कि जो सबसे पहले जन्मा है वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट होगा और ये क्या हो जाएगा? सबके लास्ट में जो जन्मा है वो यंगेस्ट होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ सबसे बड़ी नंबर आएगी एज की और यहाँ सबसे छोटी नंबर आएगी। ठीक है, तो देखो 64 और 24 के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा? 60 साल। अब देखो 1964 ऊपर वाला सिर्फ आपका क्या है? एज। ऊपर नहीं देखना, नीचे वाला देखना है। 64 में ये जन्मा तो इसकी एज कितनी थी? 60। फिर 5 साल बड़ा है ना, ये 5 साल बड़ा है, तो जितने साल ये बड़ा होगा, जितने साल ये बड़ा है उतना ही आपको नीचे माइनस कर देना, तो ये 55 आ गया। उसी तरीके से ये 69 है, 4 ऐड किया तो कितना है? 73, तो 4 आप माइनस कर दो तो 51। उसी तरीके से 73 में आपने 7 ऐड किया तो कितना है? 80, तो 51 में से आप 7 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 44। उसी तरीके से 80, ये 13 ऐड किया आपने, ठीक है, यहाँ पर कितना ऐड किया? 13, तो 13 आप माइनस कर दो तो 31। उसी तरीके से यहाँ 4 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस कर दो 27। उसी तरीके से यहाँ पर आपने कितना ऐड किया? देखो 3 साल ये और 4 साल ये, 7 साल किया तो यहाँ 20 आ जाएगा। अब यहाँ 3 तो यहाँ 17 आ जाएगा। तो देखो इजीली निकल गया। ये आपके लिए ज्यादा इजी होगा कंपैरेटिव उसके। वो नहीं करना, क्योंकि वो करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम आप वेस्ट कर दोगे। ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे आप अप्रोच करोगे। तो एज भी, हालांकि एज की हमें यहाँ पर बात नहीं की गई है तो हम उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, हम सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन जो है उस पर फोकस करते हैं। एज वाले क्वेश्चन अगर हमारे पास आएंगे तब हम उसको उस तरीके से भी देखेंगे। अभी फिलहाल आप नॉर्मल जैसा क्वेश्चन दिया है उसी अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आगे बढ़ते हैं।
खाली ये आपको ध्यान रखना है कि कौन ओल्डेस्ट है और कौन यंगेस्ट है, ठीक है। एच वॉज बोर्न इन अ लीप ईयर, एच जो है लीप ईयर में बॉर्न करता है। अब लीप ईयर का मतलब क्या होता है, ऐसा ईयर जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो 64 4 से डिविजिबल, मतलब 1964 में बॉर्न कर सकता है। 69 डिविजिबल है नहीं, 73 नहीं है, 80 में बॉर्न कर सकता है, 97 93 04, मतलब ये 3 साल में से कभी भी ये बॉर्न कर सकता है। हमें नहीं पता ये कौन से ईयर में। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एच एंड सी इज 7 इयर्स। एच और सी के बीच में एज का जो डिफरेंस है वो 7 साल का है, एज का जो डिफरेंस। अब हमें नहीं पता कि एच बड़ा है या सी बड़ा है, लेकिन हमें इतना बोला है कि एच और सी के बीच में 7 साल का गैप है। अब एच जो है इन तीन में से कहीं भी आ सकता है। देखो 64 में 7 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 71। क्या 71 वाला कोई भी पर्सन यहाँ पर है? पीछे तो आपको जाना ही नहीं है ना, क्योंकि पीछे तो कोई और है नहीं। तो 71 वाला कोई भी पर्सन है यहाँ नहीं है, मतलब 64 आएगा ही नहीं। देखो कैसे रूल आउट किया हमने, एच और सी के बीच में 7 साल का गैप है। ये कंडीशन दी है, मतलब ये 100% सही है। जो कंडीशन हमें दी होती है वो 100% सही होती है। तो 64 लीप ईयर तो 64 भी है, तो अगर हम एच को 64 मानते हैं तो सी की जो एज है वो कितनी आनी चाहिए, 71 आनी चाहिए। लेकिन 71 वाला तो यहाँ पर कोई दिया ही नहीं है, जिसका बर्थ जो है 1971 में हो, तो इसका मतलब 64 आपका पॉसिबल ही नहीं हो सकता। 80 अगर आप लेते हो तो 80 से देखो 7 प्लस करो 7 माइनस करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लस करने पर ही आए, माइनस करने पर भी आ सकता है। तो 80 में 7 माइनस करोगे 73, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। 80 में 7 आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 87 का कोई नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो बनी ना, मतलब 80 और 73 की एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, मतलब 80 वाला ये हो सकता है। उसी तरीके से 04 2004 में आप देखो, ठीक है। अब बाकी के जो पीछे के 2 डिजिट है वो लिखते हम नहीं है, क्योंकि फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना। तो 2004 आप देखो, तो 2004 में 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 11, लेकिन 11 का तो कोई यहाँ पर्सन ही नहीं है। लेकिन अगर आप माइनस करोगे 7 तो 97 जो है 97 और 2004 के बीच में कितना गैप है 7 साल का, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। एक 97 और 2004 की भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, मतलब एक पॉसिबिलिटी यहां से रूल आउट हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। As many person were born after C as before D. C के बाद में जितने लोग बॉर्न करते हैं उतने ही लोग D के पहले बॉर्न करते हैं। C के बाद में जितने लोग बॉर्न करेंगे उतने ही D के पहले बॉर्न करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन आपको दी है, ज्यादा कंडीशंस नहीं है, बस आपको ये समझना है। ये समझ जाओगे तो कंडीशंस आपके लिए इजी हो जाएगी। A was born 11 years before F. A जो है 11 years before F, ये हमें कंफर्म दिया हुआ है कि A जो है पहले जन्मा है। कितने साल? 11 साल पहले, ठीक है। तो 7 से 11 साल, 7 से 11 साल मतलब 1966 होगा, सॉरी 1996 होगा। 1996 का कोई बंदा है ही नहीं, मतलब ए यहां तो नहीं आ सकता। एफ को अगर आप यहां पर रखते हो, यहां से 11 साल मतलब क्या हो जाएगा 2004 और 93 की पॉसिबिलिटी बन रही है। 93 में 11 ऐड करोगे 2004 आ जाएगा। उसी तरीके से 97 तो कितना होना चाहिए 86 होना चाहिए, लेकिन 86 को कोई बंदा है ही नहीं। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं, इन सब में से 11 माइनस करते हुए जा रहे हैं। अब अगर 93 में से अब 11 माइनस करो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, लेकिन 82 का कोई बंदा नहीं है, मतलब ये पॉसिबिलिटी भी नहीं आएगी। 80 से अगर आप 11 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा। तो 69 की पॉसिबिलिटी आपके पास है, 80 और 69 और 80, इस तरीके से आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है। 73 से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 62 आएगा, 64 नहीं आएगा, सिर्फ 62 आएगा। मतलब ये मतलब एक ही आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज बन, कहने का मतलब इतना है। आगे बढ़ते हैं। G was born before B, ठीक है। G जो है B से पहले बॉर्न करता है, बट आफ्टर E, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, B जो है G जो है B से पहले बॉर्न कर रहा है और E के बाद, मतलब E G B इस तरीके से आपका सीक्वेंस में आएंगे। Not more than one person was born between E and G, और E और G के बीच में एक से ज्यादा लोग नहीं है, मतलब मैक्सिमम एक है। मैक्सिमम कितने लोग हैं? एक लोग हैं, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये कहने का मतलब ये सारी कंडीशन हो गई। अब देखो, अगर ये सारी चीजें आपने लिखी होगी ना तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब कहां से शुरू करना है वो आपको देखना पड़ेगा। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए मैंने यहां पर दूसरी लाइन भी बना ली। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनेगी देखो। एक तो आप H से शुरू कर सकते हो, H और C से शुरू कर सकते हो, या फिर A से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो हम F और A वाली कंडीशन से शुरू करते हैं। देखो F की 2 पॉसिबिलिटीज थी, या तो F 04 पर आ सकता है या 80 पर आ सकता है, और A 93 और 69 पर आएगा, ठीक है। F को अगर आपने 2004 में रखा
F को आपने 2004 पे रखा तो उससे 11 कम कितना आ रहा है 93, मतलब A आपका यहाँ आ जाएगा। उसी तरीके से F को अगर आपने 80 पर रखा तो A आपका कितना आ जाएगा 69, मतलब A यहाँ आ गया। मतलब ये कंडीशन हो गई हमारी कंप्लीट। अब देखो H की दो कंडीशन थी, H की दो कंडीशन कौन कौन सी थी? H या तो 80 पर आ सकता है या 2004 पर आ सकता है। तो यहाँ तो 2004 पर आपका कौन आ गया है? F आ चुका है, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बची H की ये। और उसी तरीके से यहाँ 80 पर F आ चुका है तो 2004 वाली पॉसिबिलिटी बची, H यहाँ आ गया। यार ये भी कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से H और C के बीच में आपका 7 का गैप था, ठीक है। तो H अगर आपका 80 पर आया है तो उस समय C के कहां पर आएगा? 73 पर आएगा। तो C कहां आ जाएगा? 73। क्यों? 7 हो गया ना, देखो 80 और 73 के बीच में कितना गैप है? 7 का गैप है। उसी तरीके से H अगर आपका 2004 पर आया तो C आपका कहां आ जाएगा? 97 पर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो कैसे देखा, ये हमने लिखा तो उससे हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया। ये नहीं लिखते तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, हमारे समझने में भी काफी ज्यादा मुश्किलात आती। देखो अब क्या बोला, C के राइट में जितने लोग हैं उतने ही D के लेफ्ट में हैं। कहने का मतलब यही, वैसे क्वेश्चन में आपको बोला था कि C से बाद में जितने लोग जन्मे उतने D के पहले लोग जन्मे हैं। तो देखो C तो हमारे पास यहाँ आ गया है, तो C के बाद में कितने लोग? 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो D के पहले भी 5 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो D यहाँ आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? उसी तरीके से इसमें देखिए C के बाद में कितने लोग? 1 2, तो D के पहले कितने हो जाएंगे? 1 2, तो हो गया। ये वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब आपके पास 3 ही पोजीशन बची है और आपको बोला था कि E G B आपका सीक्वेंस में आ रहा है, तो E को यहाँ रखा, G को यहाँ रखा, B को यहाँ रख दिया। इसमें देखो E फिर G फिर B सीक्वेंस में रख दिया, तो ये तो दोनों ही बन गए। ठीक है, अब ये रूल आउट कैसे होगा? देखो E और G के बीच में मैक्सिमम 1 पर्सन आना चाहिए था, तो यहाँ तो E और G के बीच में कोई नहीं है। हमें तो बोला था मैक्सिमम 1 पर्सन आ सकता है, मतलब या तो कोई भी नहीं आएगा या फिर एक जन आएगा, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ देखो E और G के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग आ रहे हैं, लेकिन हमें तो एक ही बोला था मैक्सिमम, मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखो इस तरीके क्वेश्चन आप इस तरीके से लिखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। उसी समय आप सोच लो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि आपके पास एज दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर आपने ये ऐसा ही सॉल्व किया, इसी तरीके से किया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपने कहीं ना कहीं गलती करी है तो आप देखिए आपने क्या गलती करी और किस तरीके से आपने अप्रोच में गलती करी है, और उसके बाद इससे सीखिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, पहले मैं वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद जो है आपको उसके बारे में समझाएंगे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन पर मैं दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करें, उसके बाद समझिए अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो क्या गलती है और सही आ रहा है तो क्या सही है, और किस तरीके से आपने उसे सॉल्व किया है, किस तरीके से आपने समझा है, उसके बारे में देखिए। पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, देखो जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करता था मैं इस तरीके से लिख लेता था, कॉन्सोनेंट मतलब C और V मतलब वोवेल। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट व्हिच कम आफ्टर n, कम आफ्टर n मतलब क्या होता है? आप ABCD की सीरीज देखते हो, इस तरीके से ABCDFG होता है, तो n, ठीक है, n के बाद आने चाहिए, n के बाद आने चाहिए, मतलब ये वाले जो नंबर्स हैं, n तक के जो नंबर्स हैं वो आपको कैलकुलेट नहीं करने, n के बाद वाले लेटर्स, मतलब कॉन्सोनेंट तो है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको जनरली क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें क्या बोला जाता है कि कॉन्सोनेंट बोला जाता है। यहाँ पर आपको क्या बोला है? कॉन्सोनेंट, बट n के बाद वाले, n के पहले वाले कॉन्सोनेंट आपको कंसीडर नहीं करना। मतलब n का जो नंबर है वो क्या होता है? 14, तो 14 के बाद वाले जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे उसको ही आपको कंसीडर करना है। ठीक है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट व्हिच कम आफ्टर n as per the alphabetical series are there in the given series, each of which is immediately preceded by a consonant। और ये प्लस n, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस n, और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, मतलब प्रीसीडेड मतलब पहले, तो ऐसा कॉन्सोनेंट जो n के बाद आ रहा है उसके पहले भी क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वोवेल, और वोवेल बाद में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या पूछा है? एक ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जो n के बाद आ रहे हैं, जिसके पहले भी एक कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में वोवेल नहीं आना, बाद में कॉन्सोनेंट आएगा चलेगा लेकिन बाद में वोवेल नहीं आना चाहिए। तो ये आपको इस तरीके से लिख के रख लेना है, क्योंकि बार बार आप यहाँ क्वेश्चन नहीं पढ़ने बैठोगे ना, तो इसमें देखो H के पहले तो कुछ नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कर सकते। क्यों, सबसे पहले एक कंडीशन कैसे देखनी है? क्यों, क्या क्यों n के बाद आ रहा है, तो MNOPQ मतलब n के बाद आ रहा है, ये कंडीशन सही है। इसके पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ H इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो NQ की बात करें तो H और फिर P,
तो कॉन्सोनेंट है। क्या इसके बाद वोवेल आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब एक आपका पेयर बन गया ये वाला, ठीक है, एक बन गया। उसी तरीके से पी को देखो, तो पी क्या एन के बाद आ रहा है? हाँ, पी एन के बाद आ रहा है, ठीक है। पी के पहले कॉन्सोनेंट है? हाँ, कॉन्सोनेंट है। क्या वोवेल है? नहीं। एल वोवेल है? नहीं, एल वोवेल नहीं है, ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट ही है। तो ये वाला भी एक पेयर बन गया आपका। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ध्यान से देखिएगा, वापस समझा रहा हूं। ऐसे कॉन्सोनेंट जो एन के बाद आ रहे हैं उनके पहले भी ये कॉन्सोनेंट आना चाहिए और उनके बाद वोवेल नहीं आना चाहिए। आपको डायरेक्टली बोलना चाहता अगर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, अदरवाइज आपको ऐसे ही बोल सकता था कि ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जो एन के बाद आ रहे हैं जिसके पहले भी कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है, ऐसा भी बोल सकता था, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोला है, ठीक है। ये आपका सिंपल हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया? सिंपल हो गया। देखो अब क्या देखना है आपको, अब ये इसमें आप कंफ्यूज होते हो तो आप ऐसे चेक कर लो, ठीक है। ऐसा कॉन्सोनेंट सबसे पहले को क्या देखना है? ऐसा कॉन्सोनेंट जो एन के बाद आ रहा है उसके पहले भी कॉन्सोनेंट बाद में भी कॉन्सोनेंट। देखो क्यों एन के बाद आ रहा है, पहले कॉन्सोनेंट बाद में कॉन्सोनेंट, एक पेयर बन गया। उसी तरीके से पी पहले कॉन्सोनेंट बाद में कॉन्सोनेंट, एक पेयर बन गया। एल जो है इसके पहले भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन क्या एल आपका इसके बाद आ रहा है? क्या एल आपका एन के बाद आ रहा है? नहीं, एल जो होता है आपका एन के पहले, एल एम एन एन आता है ना, तो एल पहले आ जाता है, मतलब इसको हमें कंसीडर ही नहीं करना, ये पहले ही रूल आउट हो गया। जेड तो लास्ट लेटर है, मतलब एन के बाद ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन जेड के बाद में क्या आ रहा है? वोवेल आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ए तो आपका कॉन्सोनेंट है ही नहीं, इसलिए हमें उसे चेक ही नहीं करना। आर देखो, आर के पहले कॉन्सोनेंट चाहिए था लेकिन वो नहीं आ रहा। डब्ल्यू एन के बाद तो आ रहा है लेकिन आर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ वोवेल आ रहा है इसलिए हमें चेक नहीं करना, ये वोवेल है इसलिए चेक ही नहीं करना। एम देखो तो एम के पहले वोवेल आ रहा है। वाई देखो तो वाई के बाद वोवेल आ रहा है, ठीक है। वोवेल तो कहीं आना ही नहीं चाहिए ना, दोनों साइड कॉन्सोनेंट ही आने चाहिए थे, ठीक है। तो मतलब जिसके आस पड़ोस में कोई वोवेल है वो तो हमें चेक ही नहीं करना। बी भी देखो यहाँ पर वोवेल आ रहा है, मतलब चेक नहीं करना। सी यहाँ वोवेल आ रहा है, चेक नहीं करना। अब जे से देखो, जे आपका 10 नंबर का है लेकिन एन के बाद तो नहीं आ रहा, मतलब उसको भी चेक नहीं करना। जेड है, जेड के बाद वोवेल आ रहा है, मतलब चेक नहीं करना। उसी तरीके से ए को चेक नहीं करना क्योंकि वोवेल है। ओ आपको चेक नहीं करना, वोवेल है। जी के पहले आपका वोवेल है, बाद में भी वोवेल है, इसलिए उसे चेक नहीं करना। इसी सीरीज को मैंने आगे नीचे यहाँ पर लिखा था, ठीक है। तो देखो आई भी चेक नहीं करना। एच के पहले आपका क्या आ रहा है? आई आ रहा है। एच के पहले क्या आ रहा है? आई आ रहा है, ठीक है, जो कि क्या है? वोवेल, तो भी चेक नहीं करना। एक्स की बात करो तो एक्स के बाद में आपका वोवेल आ रहा है। ई तो वोवेल है ऑलरेडी। डी के पहले क्या आ रहा है? वोवेल आ रहा है। और टी के पहले क्या आ रहा है? डी आ रहा है, लेकिन आगे कोई नहीं है, तो इस तरीके से आपको चेक करना था। तो ये दो लोग ही आपके बनेंगे, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर से एक बार हम चेक कर लेते। देखो वोवेल एन के बाद है, ठीक है, दोनों कॉन्सोनेंट है। क्यू जो है कॉन्सोनेंट है, एन के बाद आ रहा है और दोनों साइड वोवेल आ रहे हैं। पी जो है कॉन्सोनेंट है आपका, दोनों साइड आपके क्या आ रहे हैं? कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। लेकिन एल भी पॉसिबिलिटी है, एल आपका ये कंडीशन फॉलो कर सकता था, लेकिन एल देखो एन के बाद नहीं आ रहा है, एल एन के पहले आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका कंसीडर नहीं होगा। तो पी भी नहीं, पी आपका बाकी सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, यहाँ दोनों आपके क्या है? कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। जेड है तो जेड के बाद वोवेल आ रहा है, मतलब कहीं पर भी अगर वोवेल आएगा आगे या पीछे तो वो क्या हो जाएगा? आपका रूल आउट हो जाएगा। आर के पहले वोवेल है, फिर डब्ल्यू के इधर वोवेल है, एम के इधर वोवेल है, वाई के इधर वोवेल है, ये तो ऑलरेडी वोवेल है, ये भी वोवेल आ रहा है, इधर भी वोवेल आ रहा है। जे को आप देखो तो, लेकिन जे आपका क्या आ रहा है? एन से पहले आता है। जेड जो है, लेकिन यहाँ वोवेल आ रहा है, फिर यहाँ वोवेल, जी के पास में वोवेल है, एच से पहले वोवेल है, एक्स के बाद में वोवेल है, डी के पहले वोवेल है, और टी से तो हमें देखना ही नहीं, तो आपकी जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन जो डिफिकल्ट बना तो ये इस कंडीशन की वजह से बना, ठीक है, इस कंडीशन की वजह से बना, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी के और क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर भी आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। ये भी मुझे किसी ने भेजा था, उसी सवाल को मैंने सॉल्व कराया है, अदरवाइज मैं जनरली पजल सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। और हम शुरू करेंगे आगे की कुछ क्लासें में, 1-2 क्लासेस में फिर हम डीआई सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।